नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज राजस्थान के जितने भी विधायक थे वो रवाना हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से ये मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जिसमें राजस्थान के विधायकों को लेकर पूछे गए सवालों के साथ साथ प्रदेश की दूसरी बातों के भी जवाब शामिल थे। बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे, आंकड़े पूरे हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी की जीत होगी। देखिए, सरकार में 2800 रुपये मिल पाएगा किसानों को? राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फ़ायदा ये होगा MSP जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि में वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपये बढ़ा है, हालांकि के मुँह में जीरा है जिसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। भूपेश बघेल जी, वो 2 विधायक जो नहीं पहुंच पाए वो मान गए हैं क्या? वो सब अपने साथ हैं। और आप ये सब विधायकों को लेकर चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, जितने जाएंगे अब देखते जाइए। राष्ट्रपति चुनाव के जो है तारीख का ऐलान हो गया है और पार्टी तय करेगी। सर बीजेपी के नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है बीजेपी के ही जो कैंडिडेट है उनकी जीत होगी। क्या यह माना जाए कि पूरी सेटिंग हो चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं? ये इनका ख्याली पुलाव है, आंकड़े उनके पास है ही नहीं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया था। व्यापक स्तर पर निकाली गई इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। जहां एक ओर वो केंद्रीय नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किस तरीके से छत्तीसगढ़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। इस मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन 8 सालों में भारत ने बहुत ही तेज गति से विकास किया है, चाहे वो अधोसंरचना का मामला हो, चिकित्सीय क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, लोगों के घर तक सिलेंडर पहुंचाना हो, लोगों को घर देना हो या फिर सड़क मार्गों का बनाना हो। इन सभी मामलों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो काफ़ी तेज गति से काम कर रही है। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जो रैली निकाली जा रही है उसमें महंगाई को लेकर के भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र की सरकार के किए गए कार्यों पर भी सवाल खड़ा किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा उन मुद्दों को लेकर रैली निकालने जा रही है जिन विकास कार्यों को मोदी सरकार ने किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात है, बाइक रैली निकाले, तब उसे पता लगेगा कि पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। जब उसे बाइक रैली निकालने के लिए बाइक में पेट्रोल डलाएंगे तब उनके अंदर ये गैरत होगा, तब उन्हें वास्तविक एहसास होगा कि आज आम आदमी कितना महंगा पेट्रोल खरीदता है। यदि भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने रैली में जाके जनता से यह भी पूछे कि 15 लाख जो मोदी ने कहा था कि सबके खाते में आएंगे, उसका भी जवाब ले ले। विदेश से कितना काला धन आया जनता को यह भी बता दे। 2022 का आधा साल पूरा हो गया, किसानों को आय कहाँ दोगुनी हुई, इसके बारे में भी भाजपा को जनता को बताना चाहिए। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, अभी तक 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। लगभग 30 लाख युवाओं को छत्तीसगढ़ के भी रोजगार मिलना था। भारतीय जनता युवा मोर्चा को इसका भी जवाब जनता को देना चाहिए। निश्चित तौर पे जनता इंतजार कर रही है कि भाजपा आए और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताए ताकि जनता उनसे अपने भी सवाल कर सके। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रभारी संदीप शर्मा ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कृषि मंत्री यानी रविंद्र चौबे द्वारा जो बयान दिया जाता है मीडिया में वो पूरी तरीके से भ्रामक होता है, जिसके बाद में खाद की कालाबाजारी को बढ़ावा मिलने लगा है। कृषि मंत्री जी का केवल एक काम है, रोज आओ टेलीविजन में और एक गलत आंकड़ा परोस करके चले जाओ। उनके इस तरह से गलत आंकड़ा पेश करने से राज्य में किसानों के बीच एक पैनिक फैलती है और व्यापारियों को कालाबाजारी करने का अवसर मिलता है। मुझे लगता है ऐसा करके वो कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाहते हैं और कहीं न कहीं किसानों से वसूली का कोई चक्र चल रहा है। किसानों से जो गोबर खरीदी में घोटाला इन्होंने किया है, उस घोटाले की आपूर्ति के लिए ये जो एक फर्जी खाद बेच रहे हैं उसे भी किसानों को जबरन बेचने के लिए ऐसा कुचक्र फैलाते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी जिस समय हमारे खरीफ की फसल की बारी थी
तब इन्होंने ऐसे ही फैलाया कि राज्य से हमको 6 लाख टन से ज़्यादा खाद नहीं मिला। लेकिन बाद में जो इन्होंने आंकड़े जारी किए उसमें इन्होंने 11,80,000 टन खाद किसानों में वितरण का आंकड़ा दिया, मतलब उतना खाद आया था। तो पूरे सीजन भर इस तरह से गलत आंकड़ेबाजी फैला करके किसानों को परेशान करना और केंद्र सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचना इस सरकार का काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि केंद्र सरकार पर्याप्त खाद भेज रही है और किसानों को इसमें पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। बस्तर से एक नक्सली इलाज कराने के लिए बेमेतरा के एक निजी हॉस्पिटल AK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। यहां पर वो इलाज करा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मुखबिर से मिल गई और पुलिस ने यहां पर दबिश दी। बाद में इस नक्सली से पूछताछ की गई है और फिर इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। खमतराई पुलिस ने राहुल सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मिली जानकारी के अनुसार खमतराई में रहने वाले एक परिवार में लाइफ इंश्योरेंस के पैसे दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई थी। पहली बार इनसे 32,000 रुपये खाते में डालने को कहा गया, जिसमें इन्होंने ये पैसे डाल दिए। बाद में 50,000 रुपये भी इन्हें डालने को कहा गया। बताया जाता है कि पीड़ित मनोहर वर्मा और उनकी पत्नी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जिसके बोनस की रकम को दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई है। इनसे ऐसे ही थोड़े थोड़े रकम लेकर के लगभग 51 लाख रुपए जमा कराए गए और उसके बाद इनसे संपर्क खत्म हो गया, जिसकी शिकायत खमतराई थाने में दर्ज कराई गई। और खमतराई थाने ने चूंकि मामला बड़ा था इसलिए साइबर की भी मदद ली और साइबर सेल की मदद से इन आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार कर राजधानी रायपुर पहुंची है और उन्होंने ये खुलासा मीडिया के सामने किया। इसमें 2 आरोपियों, एक राहुल वर्मा और शिवम शर्मा के बारे में जानकारी मिली और जब उनके बारे में जानकारी मिली तो पता चला कि ये नोएडा की एक कंपनी में वहाँ पे काम करते थे और काम करते हैं और कंपनी से फिर इनके बारे में जानकारी मिली। उसके आधार पे इनको दोनों को अभिरक्षा में लिया गया और पूछताछ किया गया। पूछताछ के आधार पे इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिली, जिसमें दिवाकर वर्मा, राहुल सिंह और इसके अलावा 3 अन्य आरोपी, कुल 7 आरोपियों का इनका एक संगठन होने की जानकारी मिली। इसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमको सफलता मिली है और अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। उनके गिरफ्तारी के लिए पतासाजी की जा रही है। ये प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी मिली है, ये पूरे देश में अलग अलग हिस्से में ये फ़ोन करते हैं और सबसे पहले तो लोग इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में वहाँ के कर्मचारियों से, अन्य सोर्सेस से ये जानकारी, पॉलिसी धारकों की जानकारी एकत्रित करते हैं और उनको फ़ोन करके बोनस या अन्य इनाम का प्रलोभन दे करके उनसे राशि जमा करा के ठगी करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 9 तारीख और 10 तारीख को महापड़ाव प्रदर्शन के नाम से ये प्रदर्शन कर रखा है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। उनका कहना है कि उनकी 4 सूत्री मांगों को लेकर के कई दफ़ा सरकार के दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका ये कहना था कि जो मानदेय उन्हें दिया जा रहा है वो कलेक्टर दर से मिलना चाहिए। साथ ही साथ रिटायरमेंट के समय 5 लाख रुपए राशि भी उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा पर्यवेक्षक की जो नियुक्तियों के लिए भर्ती निकाली गई है उस पर भी इन्हीं महिलाओं में से पदोन्नति दे करके भर्ती किया जाना चाहिए। उन्होंने आज बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि 23 जिलों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हुई थी और कई जिलों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रास्ते में ही रुकी हुई थी, जो कि शाम तक इस प्रदर्शन में शामिल हुई। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर प्रदेश सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने वाली हैं। उन्होंने CTV 7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई हैं। जी, हमारी 4 मांगे हैं जिसको लेकर अब हम आज चिलचिलाती धूप में शासन से अपनी जो वादा किए हैं उसके लिए हम लोग महापड़ाव 2 दिन का किए हैं, 9 और 10 तारीख को। पहले हमारे मुख्य मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित किए तक के शासन ने जो वादा किए थे कलेक्टर दर का वो तत्काल पूरा करें। दूसरी हमारी मांग है जो यानी कि पर्यवेक्षक भर्ती है तो अभी तक की रिक्त पड़ी हुई है, उसमें शासन हमको पदोन्नत दिया जाए, आयु सीमा में उम्र में छूट देते हुए और बिना परीक्षा के। वैसे ही कार्यकर्ता पद रिक्त है उसे भी सहायिकाओं को पदोन्नत दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कार्यकर्ता सहायिका के रिटायरमेंट के बाद 5 लाख दिया जाए, वैसे ही सहायिकाओं को 3 लाख दिया जाए। चौथी मांग है हमारी मिनी आंगनबाड़ी जो भी है वो उसको पूर्ण आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाए। सरगुजा के हरिहर गांव में
एक संस्था की ओर से हसदेव अरण्य को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जाने को है, जिसको लेकर के एक पत्रकार वार्ता आज राजधानी रायपुर में ली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये पूरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यानी नो गो एरिया है। बावजूद इसके कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए इस जगह में कोयला खनन की अनुमति दे दी गई है। उनका कहना है कि यहाँ मात्र 2% कोयला है, जिसे खनन करने की बात कही जा रही है, और अगर यह खनन नहीं भी होता है तो देश में कोई कोयला संकट खड़ा नहीं होगा। उनका ये भी कहना था कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसको लेकर के वो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के मूड में है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे रखी हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मांगे हैं कि हसदेव पर्यावरणीय संवेदनशील इलाका है। हसदेव का विनाश होने से हसदेव नदी पर्यावरण का गंभीर विनाश होगा, मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा। हसदेव के अंदर मात्र छत्तीसगढ़ का 10%, देश का 2% कोयला है। हसदेव को छोड़ भी दिया जाए तो कोयला संकट नहीं होगा, उसके बाहर कोयला मौजूद है। इसको बचाने के लिए ही नोगो इलाका घोषित किया गया था और नोगो के बाहर आप खनन कर सकते हैं। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि सिर्फ एक कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए हसदेव का विनाश किया जा रहा है, वह भी पर्यावरणीय चिंताओं को दरकिनार करते हुए, और वहाँ के आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची इलाका है, संवैधानिक ग्राम सभाओं को दरकिनार करके। यहाँ पे हमारे 3 गांव के सरपंच मौजूद हैं। पलसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव की 2018 में फल्जी ग्राम सभा स्वीकृति जो प्रस्ताव बना गया था, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। कलेक्टर ने कहा कि जांच हो गई, सरपंच बैठे हैं, कोई जांच नहीं हुई। 8 तारीख को घाटवर्ला गांव ने जो ग्राम सभा की, विधिवत ग्राम सभा होने के बाद आज तक इनको आदेश नहीं मिला। मीडिया में आदेश घूम रहा है कि हमने 7 तारीख को जो है उस ग्राम सभा को निरस्त करने की घोषणा की। सवाल ये है कि ग्राम सभाओं को छत्तीसगढ़ में या तो मजाक बना दिया गया है, संविधान का मजाक बना दिया गया है, कानूनों का मजाक बना दिया है, या फिर जो प्रशासन और शासन है वो अडानी के निर्देश पे चल रहा है। इस बात को सरकार को साफ करना चाहिए। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।